हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अनदर इंटरेस्टेड टॉपिक। अद्वैत क्लासेस लेकर आए हैं आपके सामने एक और इंटरेस्टेड टॉपिक, जिसमें हम आज डिस्कस करने वाले हैं सोर्सेज ऑफ क्रेडिट के बारे में, यानी कि इंस्टीट्यूशनल और नॉन इंस्टीट्यूशनल रिसोर्सेज या सोर्सेज, जिसमें खास तौर पे अपन बात करेंगे वर्क ऑफ कमर्शियल बैंक्स, यानी कि वाणिज्यिक बैंकों की भूमिका क्या होती है, यानी कि वाणिज्यिक बैंकें क्या कार्य करती हैं इकोनॉमी में। ये टॉपिक आपको पसंद आए, अच्छा लगे, समझ में आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना, ताकि हम अगला टॉपिक जल्द आपके सामने लेकर आए। ओके, स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट नाउ। चलिए देखते हैं टॉपिक आज का, इंस्टीट्यूशनल एंड नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज ऑफ क्रेडिट। यानी यहाँ पे अपन देखने जा रहे हैं एक बेहतरीन टॉपिक, जिसमें अपन बात कर देंगे सोर्सेज ऑफ क्रेडिट, यानी साख के घटक, यानी साख के स्रोत, है ना। कौन कौन से स्रोत हैं साख प्रदान करने वाले, जो क्या करते हैं ह्यूमन्स को, इंडस्ट्रियों को जो है साख प्रदान करते हैं, क्रेडिट प्रदान करते हैं, यानी कि उधार प्रदान करते हैं। तो सोर्सेज ऑफ क्रेडिट को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया। कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया? 2 पार्ट्स में। पहला है इंस्टीट्यूशनल रिसोर्सेज और सेकंड है नॉन इंस्टीट्यूशनल रिसोर्सेज, यानी कि संस्थागत स्रोत, और दूसरा है गैर संस्थागत स्रोत। संस्थागत स्रोत की बात करें, इंस्टीट्यूशनल्स की बात करें, तो ये जितने भी रिसोर्सेज इसमें होते हैं वो सारे क्या होते हैं? रजिस्टर्ड होते हैं। क्या होते हैं? रजिस्टर्ड होते हैं। और रजिस्टर्ड किसके द्वारा किए जाते हैं? बाय गवर्नमेंट और आरबीआई के द्वारा। यानी गवर्नमेंट और आरबीआई क्या करती है? जिनको रजिस्टर्ड करती है, अधिकृत करती है किसी कार्य को करने के लिए, यानी उधार देने के लिए अनुमति प्रदान करती है, तो वो सारे रिसोर्सेज जो हैं वो इंस्टीट्यूशनल रिसोर्सेज में इंक्लूड माने जाते हैं, है ना। जैसे अपन बात करें, इसके अलावा अपन देखते हैं कि यहाँ पे जो रिसोर्सेज होते हैं रजिस्टर्ड रिसोर्सेज, वो गवर्नमेंट और आरबीआई द्वारा क्या किए जाते हैं? ऑथराइज किए जाते हैं। और गवर्नमेंट और आरबीआई क्या करती है? उनको रेगुलेट करती है। रेगुलेट यानी जो भी कार्य होते हैं उनका नियमन कौन करती है? गवर्नमेंट और आरबीआई। कंट्रोल भी किसके द्वारा किया जाता है? गवर्नमेंट और आरबीआई के द्वारा। यानी जो भी संस्थाएं हैं, इंस्टीट्यूट से या इंस्टीट्यूशन से, अगर आप उधार देते हैं मार्केट में किसी को, कंज्यूमर्स को या इंडिविजुअल इंडस्ट्री वगैरह को, तो वहाँ पे उनको कंट्रोल करने के लिए गवर्नमेंट और आरबीआई क्या करती है? एक लॉ वगैरह बनाती है ना, यानी कि कानून वगैरह पारित करती है, विशेष अधिनियम बनाती है, जिसके अंतर्गत उनको क्या करना पड़ता है? फॉलो करना पड़ता है। तो ध्यान रखना, जितने भी इंस्टीट्यूशनल्स आपके रिसोर्सेज होते हैं जो क्या करते हैं? क्रेडिट अवेलेबल कराते हैं, यानी साख प्रदान करते हैं, उधार देते हैं, तो उनको रेगुलेट करने के लिए कौन होती है? गवर्नमेंट और आरबीआई। बाकी सारी एक्टिविटीज़ को कंट्रोल भी कौन करती है? गवर्नमेंट और आरबीआई। यानी सारे कार्य जो होते हैं वो सारे सरकार और भारतीय रिजर्व बैंक के निर्देशन और नियंत्रण में किए जाते हैं। देखते हैं, इसके अलावा बात करें तो दे वर्क नॉट ओनली टू अर्न प्रॉफिट, यानी कि इनका कार्य केवल लाभ प्राप्त करना नहीं होता, बट आल्सो कैरी मैनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी इनका कार्य जो होता है सामाजिक उत्तरदायित्वों का निर्वाह करना भी होता है। किसका? संस्थागत स्रोतों का। यानी विभिन्न प्रकार की जो संस्थाएं होती हैं, बैंकें होती हैं, उन सभी का कार्य प्रॉफिट कमाना ही नहीं होता कि लाभ कमाने के लिए काम कर रही हो, नहीं। इनका उद्देश्य ये भी होता है कि समाज के हित में कुछ कार्य करें, समाज के प्रति उत्तरदायित्व वहन करें, समाज को कुछ अच्छा नॉलेजेबल या कोई अच्छा स्तर प्रदान करें, आर्थिक सहायता प्रदान करें, तो ये भी इनका उद्देश्य माना जाता है। आगे देखिए, दे प्रोवाइड क्रेडिट इवन टू पुअर एंड वीक सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, यानी कि ये जो होते हैं, यानी इंस्टीट्यूशनल जो रिसोर्सेज होते हैं, जैसे संस्थाएं हैं, बैंक है, मान लीजिए कमर्शियल बैंक्स हैं, ये क्या करती हैं? गरीबों को तो उधार देती हैं, इसके अलावा जो ज़रूरतमंद लोग होते हैं समाज के, जिनको आवश्यकता होती है उधार की, यानी रुपए की, मनी की, तो उनकी भी क्या करते हैं? ये आर्थिक मदद करते हैं। एज कमर्शियल बैंक्स, कोऑपरेटिव कमेटीज़ एक्सेट्रा, यानी कि इसमें विशेष रूप से इंस्टीट्यूशनल जो रिसोर्सेज होते हैं, इसमें कमर्शियल बैंक्स का काफ़ी बड़ा रोल देखा जाता है। कोऑपरेटिव कमेटीज़ जो होती हैं, कोऑपरेटिव कमेटीज़ भी क्या करती हैं? अपना संस्थागत रोल प्ले करती हैं, यानी संस्थागत साख के रूप में भूमिका निभाती है समाज में, जिसको भी रिक्वायरमेंट्स होती है उसको क्रेडिट यानी कि उधार प्रदान करती हैं। इसके अलावा अपन देखते हैं यहाँ पे नॉन इंस्टीट्यूशंस की बात करें तो नॉन इंस्टीट्यूशंस यानी जिनका कोई रजिस्टर्ड नहीं हो, जो गवर्नमेंट और आरबीआई द्वारा क्या नहीं हो? रजिस्टर्ड नहीं हो, वो कहलाती है नॉन इंस्टीट्यूशनल रिसोर्सेज, संस्थाएं, है ना। इनको कहते हैं गैर संस्थागत स्रोत, है ना, यानी नॉन इंस्टीट्यूशनल रिसोर्स।
तो एज ए इसमें बात करें एज ए लोकल बैंकर यानी कि देसी बैंकर जो होता है वो कौन होता है, नॉन इंस्टीट्यूशनल्स माना जाता है। मनी लेंडर यानी साहूकार होते हैं ना, पुराने समय में साहूकार होते थे, सेठ साहूकार लोग होते थे, वही क्या करते थे, लोगों को, जनता को जो है उधार देते थे, है ना, समाज के लोगों को जो है, प्रजा को जो है उधार देते थे संपत्ति रख करके। तो वो मनी लेंडर्स पहले काफ़ी रोल प्ले करते थे, जिनकी कोई संस्था नहीं होती थी, है ना, अपने आप ही समाज में एक दूसरे की मदद करने के लिए स्थापित हो जाते थे। इसके बाद सेल्फ हेल्प ग्रुप यानी कि स्वयं सहायता समूह, यानी 10, 15, 20 लोग जो होते हैं एक दूसरे की मदद करने के लिए समाज में ग्रुप बना लेते हैं, सदस्य बना करके अपनी सहायता करते हैं। चिट फंड कंपनी आ जाती हैं इसमें, किसमें, नॉन इंस्टीट्यूशनल्स रिसोर्सेज में। देखेंगे इनके बारे में। सबसे पहले अपन देखते हैं रोल ऑफ कमर्शियल बैंक, वर्क ऑफ कमर्शियल बैंक, यानी अपन देखने जा रहे हैं सबसे पहले कि इंडस्ट्रियल यानी इंस्टीट्यूशनल्स में सबसे पहले अपन रोल देखेंगे कमर्शियल बैंक्स का रोल क्या होता है, यानी कमर्शियल बैंक्स की भूमिका क्या होती है, यानी वाणिज्यिक बैंक क्या कार्य करती हैं, है ना। देखिए सबसे पहला कार्य देखते हैं वाणिज्यिक बैंक का, कमर्शियल बैंक्स का फर्स्ट फंक्शन देखते हैं एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स, यानी जो बैंकें होती हैं वो क्या करती हैं, विभिन्न जमाएं स्वीकार करती हैं, यानी जनता की जो जमाएं होती है, जनता जो 100 रुपये बचाती है, 100 रुपये, 500, 1000, जितने भी लोग बचाते हैं पैसे अपने, उनकी जमाओं को क्या करती है, अपने पास सेफ रखती है। देखते हैं डेफिनेशन, द फर्स्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ सर्विसेज प्रोवाइड द बाय द बैंक इज टू एक्सेप्ट डिपॉजिट्स फ्रॉम इंडिविजुअल, firm and other institutions. Such deposits are of 3 types, यानी यहाँ के पहला और महत्वपूर्ण कार्य जो माना जाता है कमर्शियल बैंक्स का, वो सेवा के रूप में माना जाता है कि बैंक क्या करता है, जनता की जमाएं स्वीकार करता है, यानी इंडिविजुअल व्यक्तिगत जमाएं भी होती हैं, फर्म की जमाएं भी स्वीकार करता है, और अन्य जो संस्थागत जमाएं होती हैं उनको भी स्वीकार करता है। तो यहाँ पे देखिए जमाएं 3 तरह से बताई गई है कि बैंक के जो जमाएं लेते हैं वो 3 खातों के रूप में लेते हैं, यानी 3 टाइप्स के अकाउंट्स होते हैं जिसमें डिपॉजिट किए जाते हैं बैंकों में मनी को। पहला है सेविंग अकाउंट डिपॉजिट्स, सेकंड है करंट अकाउंट डिपॉजिट्स, थर्ड है परमानेंट अकाउंट डिपॉजिट। सेविंग अकाउंट्स डिपॉजिट की बात करें तो नॉर्मल पॉपुलेशन के लिए यानी जनता के लिए, सामान्य लोगों के लिए ये अकाउंट्स होता है जिसमें कभी भी आप बचत कर सकते हो, 100, 500, 1000 जितने भी जमा कराना चाहो कभी भी आप करा सकते हो। तो इसमें सबसे कम ब्याज मिलता है, ध्यान रखना है आपको। मिनिमम इंटरेस्ट रेट किस में होती है, सेविंग अकाउंट में, ठीक है। नॉर्मल पब्लिक के लिए ये सेविंग अकाउंट खोला जाता है, जिसकी ज़रूरतों के हिसाब से वो क्या करते हैं, अपनी जितनी भी इनकम सेफ रहती है, बच जाती है, उनमें से वो अपनी अकॉर्डिंग सुविधाजनक क्या करते हैं, जमा कराते रहते हैं। सेकेंड है करंट अकाउंट डिपॉजिट, ये चालू खाता होता है। चालू खाते में क्या होता है कि बड़े बड़े जो बिजनेसमैन होते हैं जिनके ट्रांजैक्शन दिन में काफ़ी बार होते हैं, है ना, यानी कि ट्रांजैक्शन की काफ़ी बड़ी लिस्ट होती है, तो काफ़ी बड़ा लेवल होता है ट्रांजैक्शन का, बार बार ट्रांजैक्शन करना पड़ता है, लाखों करोड़ों का ट्रांजैक्शन चलता है ना, दिन में कई बार जो है लेन देन होता है। तो ऐसे इंडस्ट्रियल जो व्यापारी लोग होते हैं, ठीक है, उनके जो अकाउंट खोले जाते हैं विशेष रूप से वो फैसिलिटी करंट अकाउंट की मानी जाती है, और इस पर जो है ब्याज 0% माना जाता है, ठीक है, बैंकों के अकॉर्डिंग। यानी यहाँ पे करंट अकाउंट जिसका भी होगा, यानी जिस भी व्यापारी का होगा, फिर खासतौर पे ये व्यापारी का ही होता है, नॉर्मल जनता का नहीं खोला जाता, तो उसको 0% इंटरेस्ट मिला जाएगा। यानी एक तरह से सुविधा है कि आपको एक बार आप बार बार अकाउंट्स में से पैसे निकाल रहे हो, जमा करा रहे हो, ये सुविधा दे रहे बैंक, तो इस पर कोई आपको इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, है ना। थर्ड है अपना परमानेंट अकाउंट डिपॉजिट, यानी कि सावधि अकाउंट, यानी सावधि खाता होता है, जैसे 5 साल के लिए जमा कराना है, 5 ईयर्स के लिए, 10 ईयर्स के लिए, 15 ईयर्स के लिए आपको 1 प्रीमियम यानी सिंगल आपको डिपॉजिट कराना है। जैसे आपने 10,000 करा दिए या 50,000 करा दिए, 1 लाख रुपीज़ आपने जमा करा दिया 10 ईयर के लिए, 10 वर्ष के लिए, तो आप 10 वर्ष बाद ही आपको वो पैसे मिलेंगे एक बार जमा कराने पर, है ना। यानी लंबी समय अवधि के लिए जो एक बार ही जमा कराया जाता है वो सारा जो खाता होता है वो कहता है परमानेंट अकाउंट, उसको कहते हैं सावधि जमा खाता, ठीक है। तो 3 प्रकार के अकाउंट खोल के बैंक क्या करता है, जमाएं स्वीकार करता है। सामान्य जनता की सेविंग अकाउंट में, व्यापारी, विशेष व्यापारी वर्ग जो होते हैं बड़े स्तर पे लेन देन करते हैं, काफ़ी बड़ा ट्रांजैक्शन होता है, दिन में कई बार ट्रांजैक्शन करना पड़ता है, तो उसके लिए करंट अकाउंट खोला जाता है, 0% इंटरेस्ट होता है, ठीक है, कोई ब्याज नहीं दिया जाता उनको। परमानेंट अकाउंट जैसे 5 साल, 10 साल, 20 साल के लिए एक बार ही आप जमा करा दो, तो वो होता है परमानेंट अकाउंट, उसके लिए, है ना, विशेष अवधि के लिए, टर्म के लिए खोला जाता है। कौन सा अकाउंट, परमानेंट अकाउंट, जिसपे सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट दिया जाता है, किसके द्वारा, कमर्शियल बैंक्स के द्वारा, ठीक है। सेकंड फंक्शन देखते हैं, सेकंड वर्क देखते हैं कमर्शियल बैंक का, प्रोवाइडिंग लोन, यानी कि लोन उपलब्ध कराना, यानी कि ऋण प्रदान करना। द बैंक्स आल्सो प्रोवाइड लोन टू ऑल द फील्ड्स
in the economy such as agriculture, industry, trade, etc. car loan, home loan, education loan, agriculture machinery loan also provided। यानी बैंक क्या करता है, विभिन्न प्रकार के लोन जो है, विभिन्न कार्य क्षेत्रों से जुड़े हुए लोन जो है, आर्थिक क्षेत्र से जुड़े हुए लोन उपलब्ध कराता है। जैसे कृषि कार्यों के लिए लोन देना, है ना, फसल के उत्पादन के लिए लोन देना, इंडस्ट्रीज़ के लिए उद्योग धंधे जो होते हैं उनके लिए लोन दिए जाते हैं, मशीनरी खरीदने के लिए लोन दिया जाता है ना, रॉ मटेरियल वगैरह है, बिल्डिंग खरीदने के लिए, उद्योग के लिए, उनके लिए भी जो है बैंक क्या करता है, लोन प्रोवाइड कराता है। ट्रेड वगैरह के लिए, व्यापार के लिए, यानी आप परचेजिंग, है ना, सेलिंग करते हो गुड्स वगैरह सर्विसेज की, तो रेंट वगैरह किराए पर चाहिए, तो इसके लिए बिल्डिंग वगैरह किराए पर चाहिए, तो उसके रेंट की सुविधा के लिए आप लोन ले सकते हो, है ना। परचेजिंग कर लेंगे, बल्क में परचेज करना है प्रोडक्ट आपको, तो उसके लिए भी आपको जो है लोन अवेलेबल कराया जाता है। किसके द्वारा? कमर्शियल बैंक्स के द्वारा। इसमें कार लोन भी आ जाता है, कार लेनी है आपको मान लीजिए, तो कार के लिए भी क्या करता है, कमर्शियल बैंक से लोन देती है। होम लोन, आपको होम लेना है, घर लेना है, घर बनाना है, तो उसके लिए भी बैंक से क्या करती हैं, लोन प्रोवाइड कराती है। एजुकेशन लोन, विशेष रूप से शिक्षा लेनी है आपको, है ना, कोई हायर एजुकेशन लेन करनी है, विदेश जाना है ना, कोई विशेष एजुकेशन आपको लेनी है, तो उसके लिए फ़ीस की व्यवस्था नहीं है, तो आप क्या कर सकते हो, बैंक से लोन प्रोवाइड करा सकते, बैंक से लोन ले सकते हो। एग्रीकल्चर में जो है फार्म वगैरह के लिए, है ना, ट्रैक्टर वगैरह, हार्वेस्टर वगैरह खरीदने के लिए, खाद बीज वगैरह खरीदने के लिए भी जो है एग्रीकल्चर के सेक्टर में क्या लिया जाता है, कमर्शियल बैंक से लोन लिया जाता है। मशीनरी लोन ली जाती है, बड़ी बड़ी मशीनरी परचेज करने के लिए। तो इन प्रकार के डिफरेंट टाइप्स के लोन जो होता है कमर्शियल बैंक क्या करती है, अवेलेबल कराती है। ठीक है, तो ये था सेकंड वर्क अपना कमर्शियल बैंक्स का। थर्ड देखते हैं, ओवरड्राफ्ट देखा जाता है लोन्स के रूप में। ओवरड्राफ्ट इज द फैसिलिटी प्रोवाइडेड बाय द बैंक टू प्रोवाइड लोन इट्स डिपॉजिटर बाय अलाउिंग हिम टू विदड्रॉ मोर देन व्हाट ही हैज डिपॉजिटेड। यानी कि ओवरड्राफ्ट भी एक क्या होती है, सर्विस होती है, सुविधा होती है जो कस्टमर्स को दी जाती है। ये कैसी सुविधा होती है, जैसे मान लीजिए आपका बैंक में अकाउंट है ना, बैंक में अकाउंट है और आपके अकाउंट में जो है 50,000 रुपीज़ है। कितने रुपीज़ हैं आपके पास? 50,000 रुपीज़ आपके अकाउंट में जमा है। लेकिन कभी आपको जो है परचेजिंग करनी पड़ेगी मार्केट से, और आपने परचेजिंग कर ली मान लीजिए 55,000 रुपीज़ की आपने परचेजिंग कर ली, ठीक है, मार्केट से। अब आपके अकाउंट में तो 50,000 ही हैं, लेकिन आपको पे कितने करने हैं, 55,000 रुपीज़। अब कैसे पे करोगे? ये ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी जो होती है, जिसको दी जाती है बैंक द्वारा, वो क्या करता है, बंदा जितनी भी उसके पास जमा होती है अकाउंट में, उससे ज़्यादा निकालने की उसको सुविधा मिल जाती है। किसमें? ओवरड्राफ्ट में। तो बैंक क्या करता है, लिमिट बना देता है कि आप जितनी आपके पास जमा है उसका 20% तक, जैसे 1 लाख है यानी 50,000 रुपये जमा है, तो आप जो है 70,000 रुपये तक आप निकाल सकते हो। तो 70,000 रुपये तक आप बैंक से निकाल सकते हो अगर आपने फैसिलिटी ले रखी है, सर्विस ले रखी है, कौन सी? ओवरड्राफ्ट की। तो अकाउंट में आपके चाहे उतने ही है, कम है पैसे, उससे ज़्यादा रिक्वायरमेंट है 55,000 की है, तो आप 70,000 तक आप निकाल सकते हो। लेकिन अपन को तो 55 ही चाहिए ना, तो अपन 55,000 आसानी से निकाल सकते हैं। 55,000 अपन आराम से निकाल सकते हैं। तो वो जो एक्स्ट्रा राशि दी है, कितनी? 5,000 रुपीज़ आपको जो एक्स्ट्रा मिले हैं, वो आपकी ओवरड्राफ्ट है। ओवर यानी अधिक, निकालना, है ना, ड्रॉ करना। जो जमा राशि से जब अधिक राशि निकाली जाती है अकाउंट से, उस सुविधा को कहते हैं ओवरड्राफ्ट की सुविधा। तो एक तरह से लोन होता है 5,000 रुपये का, जो आपको पे करना होता है बाद में। ठीक है, इसको अपनी घर की संपत्ति मत मान लेना, पैसा दे दिया बैंक ने फ्री में, ऐसा नहीं है, ये एज ए लोन माना जाता है। ठीक है, आपने सोचा सर बहुत अच्छा अकाउंट है सर, अभी खुलवाते हैं, ऐसा नहीं है बच्चों, है ना। तो वो 5,000 रुपीज़ बैंक को क्या करने पड़ते हैं, बाद में पे करने पड़ते हैं। तो वो फैसिलिटी स्पेशल होती है जिसको ओवरड्राफ्ट के नाम से जाना जाता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अगला वर्ग देखते हैं। और भी अदर वर्क्स करती है कमर्शियल बैंक से, यानी व्यापारिक बैंकें जो होती है, वाणिज्यिक बैंकें काफ़ी तरह के अन्य कार्य भी प्रोवाइड कराती हैं, जैसे फैसिलिटीज़ देती हैं, सुविधाएँ देती हैं। देखते हैं, इट कलेक्ट बिल एंड चेक्स, यानी कि कमर्शियल बैंक्स क्या करती हैं, चेक और बिल को कलेक्ट करती हैं, यानी बिल्स के माध्यम से पेमेंट करती हैं, चेक वगैरह का भुगतान करती है। चेक जो है इशू किए जाते हैं बैंकों के माध्यम से। आप कोई बैंक जो होता है चेक बुक जारी करता है, चेक बुक के माध्यम से आप किसी को भी जो है भुगतान करना है। जैसे ये चेक का प्रारूप दे रखा है, देखो मैंने चेक बनाया है आपके लिए, है ना, यहाँ पे बैंक का नाम आता है ऊपर ही ऊपर। पे यानी जिसको भी आपको चेक देना है, जैसे भुगतान करना है, किसी को 50,000 रुपये भुगतान करना है, तो उस व्यक्ति का नाम आ जाएगा पे में। ठीक है, यहाँ डेट डाली जाती है, कौन सी तारीख को आप भुगतान कर रहे हो, डेट, मंथ, ईयर। ठीक है, रुपीज़ हिंदी में आपको लिखने होते हैं, इंग्लिश में या हिंदी में आप लिख सकते हो किसी में भी। ठीक है, यहाँ पे आपको न्यूमेरिकल मद में लिखना है 50,000, है ना,
यहाँ पे अकाउंट नंबर होते हैं आपके, ठीक है, ये UFCA वगैरह ये कोड होता है इनका, यहाँ पे साइन करना होता है। तो ये पूरा फॉर्मेट है चेक का। तो चेक की भी सुविधा देता है कौन? कमर्शियल बैंक्स। अपने कस्टमर्स को जो है चेक अवेलेबल कराई जाती है, चेक बुक अवेलेबल कराई जाती है, ताकि उनको जो है पेमेंट करने में सुविधा रहे, कहीं पर भी वो कैसा भी भुगतान कर सके, बैंक में चक्कर लगाने की आवश्यकता ना पड़े, बैंक में जाने की आवश्यकता नहीं पड़े, उसके लिए ये भुगतान की सुविधा मानी जाती है। क्या? चेक। ठीक है, ये सुविधा भी यानी ये वर्क होता है बैंकों का चेक सुविधा उपलब्ध कराना। सेकंड देखिए, इट पे द इंश्योरेंस इंस्टॉलमेंट, यानी विभिन्न प्रकार की इंश्योरेंस की इंस्टॉलमेंट्स होती हैं, जैसे LIC की इंस्टॉलमेंट, आपकी LIC खुली हुई है, किसी की भी खुली है परिवार में, फैमिली, या बजाज की, कोटक महिंद्रा, जिसकी भी आपने LIC ले रखी है जिस भी कंपनी की, तो उसका इंश्योरेंस प्रीमियम जो आपको पे करना है वो भी आप बैंक से सीधे ही भुगतान कर सकते हो, ऑनलाइन भुगतान कर सकते हो, ट्रांजेक्शन कर सकते हो। तो बैंक क्या करता है, आपकी इंश्योरेंस प्रीमियम को भी जो है टाइम टू टाइम क्या करता है, पे कर देता है ना, ट्रांसफ़र कर देता है उसी कंपनी में, है ना, जिस संस्था में आपका इंश्योरेंस खुला हुआ है, जिस संस्था ने आपको इंश्योरेंस प्रोवाइड करवाया है, उस संस्था के अकाउंट्स में आप क्या कर देता है, टाइम टू टाइम आपके जो प्रीमियम को पे कर देता है, ट्रांसफ़र कर देता है। तो ये भी आपको सुविधा है कि बैंक जाना नहीं पड़ेगा या संस्था में LIC में जाना नहीं पड़ेगा जमा कराने के लिए, सीधे आपके अकाउंट में से बैंक क्या करता है, उसके ट्रांसफ़र कर देता है अकाउंट में। अच्छा कार्य है ना? हाँ बिल्कुल। देखिए अगला, देखिए दे प्रोवाइड लोकर सर्विसेज टू द क्लाइंट्स, यानी कि इसके अलावा जो है बैंक जो होते हैं लोकर सर्विसेज प्रोवाइड कराते हैं, लोकर्स की सुविधा प्रोवाइड कराते हैं। जैसे अपने घर में अलमीरा होता है, अलमारी है, अलमीरा में अलमारी टाइप में होता है, तो उसमें कुछ भी रख सकते हैं अपन, गोदरेज अलमारी है तो उसमें भी कुछ रख सकते हैं, लोकर लगा सकते हैं ना, लोग लगा के रखते हैं, चाबी अपने पास रखते हैं। तो इसी प्रकार का कुछ अलमीरा टाइप में जो है बैंक में रहता है, तो उसमें से एक पोर्शन यानी एक लोकर होता है जो कस्टमर्स को प्रोवाइड कराया जाता है। तो कस्टमर्स क्या करता है, अपने अकॉर्डिंग उसमें कोई भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह है, कोई ज्वेलरी है मान लीजिए, ठीक है, डायमंड्स वगैरह है, ठीक है, गोल्ड वगैरह है, सिल्वर वगैरह, इस तरह जो कीमती चीज़ें होती हैं उनको अपने लॉकर में जमा करा सकता है। तो बैंक में क्या रहता है, वो लॉकर सेफ माना जाता है ना, घर में चोरी हो जाती है, डकैती लूटपाट हो जाती है, तो उससे बचने के लिए यहाँ पे जो होता है बैंक अपने कस्टमर्स को, क्लाइंट्स को क्या लेता है, लॉकर्स अवेलेबल करा देता है, ताकि उनकी जो चीज़ें सेफ रहे। तो इसके लिए चार्जेस भी लिया जाता है बैंक द्वारा, मिनिमम चार्जेस लिया जाता है ईयरली, तो वो सभी बैंकों का अलग अलग चार्जेस होता है। जैसे आज SBI की बात करें, लास्ट मंथ देखा गया था SBI का 1100 रुपये चार्ज था पर ईयर, है ना, लोकर की सुविधा का। तो सभी बैंकों का अलग अलग चार्ज होता है जो विशेष रूप से लोकर के लिए देना पड़ता है सभी क्लाइंट्स को, ठीक है। तो ये भी फैसिलिटी होती है लोकर की सुविधा भी, जो बैंकों द्वारा, विशेष रूप से बैंकों द्वारा प्रोवाइड कराई जाती है अपने कस्टमर्स को, क्लाइंट्स को। अगला देखते हैं मनी ट्रांसफ़र, यानी बैंक क्या करता है, अपने कस्टमर्स के अकाउंट्स में से सीधे किसी अन्य के खाते में, अकाउंट्स में क्या करता है, मनी ट्रांसफ़र कर देता है। जैसे मान लीजिए आप अलवरे में रहते हो, आपका खाता जो है बड़ौदा बैंक में है, तो बड़ौदा बैंक से आपको दिल्ली के एक व्यक्ति के नाम पे अकाउंट में ट्रांसफ़र करवाना है बड़ौदा बैंक में, तो आप क्या करोगे, अपने बैंक को जो है आदेश दोगे, यानी कि एक तरह ड्राफ्ट दोगे DD के माध्यम से या मनी ट्रांसफ़र ऑनलाइन के माध्यम से, तो बैंक क्या करेगा, सीधे ही उस व्यक्ति के अकाउंट में उस मनी को ट्रांसफ़र कर देगा। जैसे 500 ट्रांसफ़र करने, तो बैंक क्या करेगा, 500 आपके अकाउंट से उस व्यक्ति के, जयपुर है, दिल्ली है, जहाँ पर भी मौजूद है वो, जहाँ पर भी उसका अकाउंट है, उसके बैंक की ब्रांच में वो अकाउंट में क्या हो जाएगी, मनी ट्रांसफ़र कर देता है। या बाहर का कोई व्यक्ति आपके अकाउंट में जमा कराना चाहे, भुगतान करना चाहे, कोई व्यापारी वर्ग है, तो वो भी क्या कर सकता है, आपके अकाउंट में ऑनलाइन ट्रांजैक्शन कर सकता है, सीधे ही मनी ट्रांसफ़र कर सकता है बैंक टू बैंक, ठीक है। तो बैंक क्या करता है, ये सर्विस भी प्रोवाइड करता है कि आपका कहीं भी किसी भी अकाउंट में खाता है, किसी बैंक में खाता है, तो आप आसानी से जो है किसी के भी अकाउंट में जमा भी करा सकते हो और अपने खाते में उस राशि को प्राप्त भी कर सकते हो दूसरे कहीं भी मौजूद व्यक्ति के खाते में से। पांचवा देखिए इकोनॉमिक डेवलपमेंट, यानी बैंकों के माध्यम से, कमर्शियल बैंक्स के माध्यम से इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी किया जाता है। प्रोडक्शंस के लिए हेल्प की जाती है, लोन्स प्रोवाइड किए जाते हैं, जिससे एक प्रोड्यूसर क्या करता है, विभिन्न प्रकार की इंडस्ट्रियाँ डेवलप कर पाता है, रॉ मटेरियल वगैरह डेवलप कर पाता है, मशीनरी परचेज कर पाता है ना, ट्रेड वगैरह कर पाता है। ट्रेडिंग के माध्यम से बिजनेस को ग्रोथ मिलती है, बिजनेस के माध्यम से एम्प्लॉयमेंट बढ़ता है, इसमें एम्प्लॉयमेंट के माध्यम से जो है पर व्यक्ति, पर कैंडिडेट इनकम बढ़ती है, जिससे क्या होता है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट होता है। तो देश के आर्थिक विकास में भी क्या करती हैं, व्यापारिक बैंकें काफ़ी बड़ा रोल प्ले करती हैं, महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, ठीक है। इसके बाद देखते हैं ATM सर्विसेज, यानी कि कमर्शियल बैंक क्या करते हैं, ATM सर्विस यानी ATM की सुविधा भी प्रदान करते हैं। अपन ने देखा ATM जो होते हैं बने हुए हैं अपने आसपास, लगे हुए हैं काफ़ी बड़े एरिया में। ये विशेष रूप से बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन है, हॉस्पिटल्स, बड़े जो सार्वजनिक क्षेत्र होते हैं जहाँ पब्लिक
का आवागमन ज़्यादा होता है तो वहाँ पे ज़्यादा विशेष रूप से लगाए जाते हैं, ताकि उनको लेन देन में आसानी रहे। कभी भी रिक्वायरमेंट हो पैसे की तो आसानी से वो अपने अकाउंट से ATM या डेबिट कार्ड के माध्यम से निकाल सकें। तो ये ATM बनाए मैंने आपके लिए, मस्त एकदम चिल है ना, सेबी SBI का वेलकम करते हुए, स्वागत करते हुए ATM है। तो ATM की सुविधा 24 घंटे मिलती है आपको, 365 दिन है ना, 365 दिन 24 घंटे, यानी दिन रात, सुबह हो या शाम, दिन हो या रात, हम आपके लिए तैयार रहेंगे हरदम, हर वक्त, हर सुबह और शाम, है ना। तो इस तरह ATM सुविधा क्या होती है, सभी को प्रोवाइड की जाती है बैंकों के द्वारा। और यहाँ पे कहीं पर भी आपका ATM मौजूद हो, आप किसी भी ATM से जो है राशि अपने निकाल सकते हो, विड्रॉ करा सकते हो, अपने अकाउंट की स्टेटमेंट चेक कर सकते हो। तो ATM सुविधा काफ़ी अच्छी है। रात, आधी रात को भी आपको ज़रूरत पड़ जाती है, रात को 12 बजे, 2 बजे, 3 बजे भी पैसे की ज़रूरत पड़ जाती है, तो ATM के माध्यम से, डेबिट कार्ड के माध्यम से आप आसानी से भी अपने खाते से राशि को निकाल सकते हो, अपनी ज़रूरत को पूरा कर सकते हो। काफ़ी अच्छा फीचर्स है जो कमर्शियल बैंकों द्वारा दिया जाता है। वेरी गुड। देखिए सेकंड, अगला मोबाइल बैंकिंग। मोबाइल बैंकिंग आप देखते हो वर्तमान में काफ़ी इंटरेस्टेड फीचर्स माना जाता है और कमर्शियल बैंकें जो होती है वर्तमान में जो काफ़ी सुविधा प्रदान कर रही है कस्टमर्स को, है ना, यानी सर्विसेज इतनी इजीली प्रोवाइड करा रही है कि आप घर बैठे मोबाइल्स के, एंड्रॉयड मोबाइल्स के बेस पे भी जो है ट्रांजेक्शन कर सकते हो। इसमें काफ़ी सारे ऐप आते हैं, जैसे गूगल पे आता है, फ़ोन पे ऐप आता है, पेटीएम ऐप आता है ना, भीम ऐप गवर्नमेंट का ऐप आता है। ये सारे विभिन्न प्रकार के इतने ऐसे ऐप हैं जिनके माध्यम से आप घर बैठे एंड्रॉयड फ़ोन के माध्यम से कहीं पर भी कितना भी ट्रांजैक्शन कर सकते हो, किसी को भी भुगतान कर सकते हो। इसके लिए बैंक द्वारा आपको जो है पासवर्ड जारी किया जाता है, विशेष ID जारी की जाती है, उसको डाल करके आप किसी भी ऐप में अपने बैंक से सीधे ही मोबाइल ट्रांजैक्शन कर सकते हो। मोबाइल बैंकिंग को अपना करके इंटरनेट के माध्यम से आप सुविधा से किसी भी अकाउंट में ट्रांसफ़र कर सकते हो। तो वर्तमान में काफ़ी उपयोगी माना जाता है। लॉकडाउन के समय जो है ये फीचर्स काफ़ी उपयोगी हैं, क्योंकि लॉकडाउन में जब बाहर निकलना पॉसिबल नहीं होता, तो ऐसी कंडीशंस में ये जो है तब फीचर्स जिसके पास होते हैं, अवेलेबल होते हैं, है ना, वर्किंग में होते हैं, बैंक से जो अपनी सेवाएं ले लेते हैं, यानी वो मोबाइल बैंकिंग की, तो वो ऐसे कस्टमर्स के लिए जो है आसान हो जाता है घर पे ही खरीदारी करना, यानी घर पर ही वस्तुओं को प्राप्त करना और उनका घर बैठे ही भुगतान करना। किसके माध्यम से? अकाउंट्स के माध्यम से। तो मोबाइल बैंकिंग एक ऐसी सुविधा है जो एंड्रॉयड मोबाइल्स पर विभिन्न ऐप्स के माध्यम से प्रोवाइड कराई जाती है। तो विभिन्न प्रकार से बैंकों का भी पर्सनल जो होता है ऐप होता है, तो पर्सनल बैंक अकाउंट जो होते हैं उसमें भी ऐप बना होता है। कॉर्पोरेशन बैंक का, SBI का ऐप बना हुआ है, तो पर्सनल ऐप के माध्यम से भी आप ट्रांजैक्शन कर सकते हो। जनरली ऐप जो चल रहे हैं वो मार्केट में गूगल पे, फ़ोन पे, पेटीएम, भीम ऐप गवर्नमेंट का ऐप है, ध्यान रखना, भीमराव अंबेडकर के नाम पे ये ऐप बना है, जो पूरी तरह से गवर्नमेंट द्वारा ऑथराइज माना जाता है। तो इसका भी काफ़ी उपयोग किया जाता है वर्तमान में सिक्योरिटी के आधार पर। तो मोबाइल बैंक के काफ़ी इंटरेस्टेड फीचर्स है, वर्तमान में काफ़ी उपयोगी है, आने वाले समय में काफ़ी बढ़ने वाला फीचर्स है। तो ये भी काफ़ी अच्छी सर्विस मानी जाती है कमर्शियल बैंक्स द्वारा जो प्रोवाइड कराई जाती है अपने कस्टमर्स को। तो आज अपन ने देखे कमर्शियल बैंक्स के विभिन्न डिफरेंट कार्य जो वर्क करती है, फंक्शंस प्ले करती है कमर्शियल बैंक्स विभिन्न कस्टमर्स क्लाइंट्स को देने के लिए। तो आज अपन ने देखे वाणिज्यिक बैंक के कार्य। ठीक है, आपको ये टॉपिक कैसा लगा बच्चों, बताना मत भूलिएगा। देखो, अगर आपको अच्छा लगा हो, समझ में आया हो थोड़ा, तो लाइक तो बनता है, लाइक ज़रूर करें, शेयर करें तो अच्छी बात है, और सब्सक्राइब करें तो बहुत अच्छी बात है आपकी। मैं आपके लिए ऐसे ही टॉपिक एक से बढ़कर एक तरीके से लेकर आता रहूँगा, आपके लिए बेहतर तरीके से समझाने का प्रयास करता रहूँगा। तब तक देखते रहिए, अगला टॉपिक जल्द लेकर आएंगे। ओके बच्चों, कीप वॉचिंग, टिल देन बाय।